हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4 दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस है और इन सबको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन। ओके, तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What do you think is the significance of reproductive health in a society? अब ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हमारी सोसाइटी में क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा The reproductive health refers to the total well-being in physical, emotional, behavioral aspects in reproduction। अब ये एक डेफिनेशन दे रखी है जो कि WHO के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो इसमें है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन किया गया है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, टोटल वेल-बींग, मतलब किसी भी इंडिविजुअल का वेल-बींग इन इट्स फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स इन रिप्रोडक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलेंगे कि अगर कोई भी इंसान फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली इन रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स के अंदर ठीक है, मतलब वेल बीइंग, मतलब वो बिल्कुल ठीक है, इसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और उसके अंदर कोई सी भी मतलब डिजीज़ वगैरह नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब हम जानते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। सो सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी आर, तो सब इसमें 4 सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है, द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी विल हैव लोअर चांस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अगर कोई सी भी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है तो उसमें क्या होगा, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है जिसको क्या बोलते हैं, STDs बोलते हैं, तो वो वाली डिजीज़ का होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे अगर हमारी हेल्दी है सोसाइटी। तो ठीक है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन सी होती है, एक तो एड्स, AIDS, एड्स, गोनोरिया एंड सिफिलीज, ये सारी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो ये सारी डिजीजेज नहीं होंगी अगर हमारी जो रिप्रोडक्टिव सोसाइटी है वो हेल्दी है तो। ठीक है, सेकंड क्या है, फ्यूअर डेथ्स ड्यू टू प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। जो प्रेगनेंसी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसमें डेथ्स भी नहीं होंगी। ठीक है, मतलब जैसा ऐसा होता है ना कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है तो बहुत सी या तो लेडी की डेथ हो जाती है या फिर उसका जो बेबी होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो वो जो है ना डेथ रेशियो बहुत ही कम हो जाएगा अगर रिप्रोडक्टिव सोसाइटी हमारी हेल्दी है तो। ठीक है, थर्ड क्या है, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कंट्रोल ओवर दी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है तो उसमें क्या होगा, कंट्रोल होगा, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो लोग लड़ेंगे कि जगह कम पड़ जाएगी, फूड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी आसानी से। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से हो सकती है। फोर्थ सिग्निफिकेंस क्या है, अ हेल्दी सोसाइटी विल कंट्रीब्यूट टू हेल्दी ऑफस्प्रिंग। अगर हमारी सोसाइटी हेल्दी होगी तो ऑब्वियसली जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो भी हेल्दी होंगे। सो इन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी सोसाइटी की इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो सेकंड क्वेश्चन इज suggest the aspects of reproductive health which needs to be given special attention in the present scenario। इसका मतलब ये है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में, मतलब अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स है जिनमें स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। सो हमारा आंसर होगा, so this is our answer। okay, reproductive health refers to the total well-being in physical, emotional, behavioral aspects in reproduction। तो जैसा कि हमने देखा इसके पिछले आंसर में यही डेफिनेशन दे रखी थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो जो टोटल वेल बीइंग है फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की रिप्रोडक्शन में, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो अब ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स है वो पढ़ते हैं। द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड्स टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो आर। तो यहाँ पे टोटल 4 एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज अर्ली मैरिज, सेकंड इज ओवर पॉपुलेशन, थर्ड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट,
एंड थर्ड इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, अर्ली मैरिज। दिस इज़ अ कॉज ऑफ वेरियस डिजीजेस एंड एबनॉर्मलिटीज़ इन बोथ द मदर एंड इन द चाइल्ड। अब अगर हम मैरिज मतलब बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज कर देते हैं, सॉरी 21 ईयर्स ऑफ एज कर देते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्योंकि वो एक एडोलेसेंस एज होती है जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, जिससे कि डिजीज़ कॉज होने का भी चांसेस होते हैं और एबनॉर्मलिटीज़ भी कॉज हो सकती है मदर और चाइल्ड को। ठीक है, अगर मैरिज जल्दी हो गई और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो। ठीक है, नेक्स्ट इज ओवर पॉपुलेशन। इट इज़ अ हैम्पर, इट हैम्पर्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब ओवर पॉपुलेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके पिछले आंसर में कि जो ओवर पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, मतलब डे बाय डे जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। इससे कि हमारी जो सोसाइटी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं होगी अगर पॉपुलेशन ऐसे ही लगातार बढ़ती गई तो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो लैंड एरिया है वो कम पड़ेगा लोगों के पास, इस और दूसरी बात कि फूड रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी होगी क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना ओवर पॉपुलेशन की वजह से देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, ओवर पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और कंट्रोल पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्या है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, दीज आर हाई इन अर्ली मैरिजेस। ठीक है, तो इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब जो मैटरनल यानी कि मदर की जो डेथ रेट है, ठीक है, और जो इन्फेंट यानी कि जो बेबी उसकी जो डेथ रेट है वो क्या है ना, हाई ना हो, मतलब अगर वो हाई होगी तो और प्रॉब्लमेटिक हो सकती है सिचुएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, lack of knowledge of reproductive organs and hygiene lead to many sexually transmitted infections caused by virus, bacteria, fungi and protozoas। अब sexually transmitted diseases जैसा कि मैंने बताया था STDs, इसमें STDs जो है ना वो बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है अगर हमारे मतलब जो कोई भी इंडिविजुअल है, मतलब हमारी जो सोसाइटी है, अगर उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और हाइजीन के बारे में अगर नॉलेज नहीं है, दे आर अनअवेयर अबाउट द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो जो इन्फेक्शंस होते हैं वो हो सकते हैं उनको, क्योंकि किसके द्वारा होते हैं ये सारे इन्फेक्शन, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई के थ्रू ये सारे जो डिजीज़ेज है वो ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो ये जो चारों एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है हमारे करंट सिनेरियो में। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज सेक्स एजुकेशन इज़ नेसेसरी इन स्कूल एंड व्हाई। हमारे जो स्कूल में सेक्स एजुकेशन देना ज़रूरी है और अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा यस कि हाँ सेक्स एजुकेशन देना ज़रूरी है। सेक्स एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर स्कूल बिकॉज इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर चाइल्ड टू रिसीव द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन द एडोलेसेंस। ठीक है, तो जो सेक्स एजुकेशन है वो स्कूल में देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये किसी भी बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है राइट इन्फॉर्मेशन को जानना, मतलब सही चीज़ों को जानना, क्योंकि जो एडोलेसेंस एज होती है, ठीक है, जो टीनेज जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस कारण से जो है ना मतलब बच्चों को ये नॉलेज देना ज़रूरी है ताकि वो अनअवेयर नहीं रहे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ और ये सारी चीज़ों के लिए अवेयर रहे। ठीक है, अब इन स्कूल स्टूडेंट्स वुड बी टॉट अबाउट द सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थ्रू अ प्रॉपर चैनल। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में बताना ज़रूरी होता है और अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो अवेलेबल होते हैं उनका प्रॉपर यूज़ कैसे किया जाता है वो बताना ज़रूरी है थ्रू अ प्रॉपर चैनल। ठीक है, it will provide appropriate knowledge about adolescents, reproductive organs and related concepts and will also clarify the misconception regarding the reproductive health। अब बहुत सारे बच्चों को जो अनअवेयर होते हैं, जिनको इसके बारे में नॉलेज दी ही नहीं जाती है, तो उनके माइंड में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो
इन सब चीज़ों मतलब एडोलेसेंस एज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जो भी सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस है, जो अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ होते हैं, मतलब किस कॉन्ट्रासेप्टिव को किस तरह से यूज़ किया जाता है, कौन कौन से बैरियर्स यूज़ करने चाहिए ड्यूरिंग सेक्स प्रैक्टिसेस, इन सब की नॉलेज होनी ज़रूरी है किसी भी पर्सन को, ठीक है। तो ये सब इसलिए ज़रूरी है, ये सब कैसे मिलेगा, सेक्स एजुकेशन के थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ in our country has improved in the past 50 years? If yes, mention some such areas of improvement. अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारी कंट्री में रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो क्या 50 साल में इम्प्रूव हुई है, और अगर हाँ, अगर हुई है तो मेंशन कीजिए कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखी गई है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। So the answer is there has been a tremendous improvement in the reproductive health of India in the past 50 years, ठीक है। तो यहाँ पे tremendous improvement देखी गई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंडिया की, ठीक है, पास्ट 50 years में, मतलब पिछले 50 साल में बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखा गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो वो कैसे देखा गया है, चलिए पढ़ते हैं। ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं, द एरिया वेयर द डेवलपमेंट हैज़ अकर्ड इंक्लूड्स, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं डिफरेंट एरियाज़ के बारे में, ठीक है। सबसे पहला क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड प्रोग्राम सच एज फैमिली प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फैमिलीज़। जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने पीपल्स को अवेयर किया है थ्रू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में बताया जाता है कि स्मॉल फैमिली के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम्स रिगार्डिंग मदर एंड चाइल्ड केयर वर इंट्रोड्यूस्ड, मैनी मैटरनल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड। तो सेकंड क्या है, प्रोग्राम्स, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट करती है, जैसे कि मदर और चाइल्ड केयर के से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती है वो सब के बारे में अवेयर किया जाता है लोगों को, ठीक है। जिससे कि मैटरनल हेल्थ केयर प्रोग्राम और मतलब मैटरनल हेल्थ केयर प्रोग्राम भी शुरू किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। हॉस्पिटल्स हैज़ बिन इक्विप्ड विथ मशीन्स एंड फैसिलिटीज़ विच वर रिक्वायर्ड इन चाइल्ड बर्थ एंड न्यूबॉर्न केयर। अब जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे बहुत सारी नई नई मशीनरीज मतलब वहाँ पे लाई गई, फैसिलिटीज़ वहाँ पे बड़ी है हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, जो कि चाइल्ड बर्थ के दौरान और जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके जो केयर है उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो सारी हॉस्पिटल्स में लाई गई है, ठीक है। और सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा और हॉस्पिटल्स के द्वारा, ठीक है। द डिक्रीज इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू द चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है, जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी जो डेथ रेट है वो कम हो जाना, तो वो क्या है, अगर डेथ क्यों नहीं हो रही है, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है, मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज़ हो रही है, मतलब कि जो इन्फेंट की डेथ रेट है वो कम हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है, जो मतलब हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है तो उसके बाद लगातार आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको वैक्सीन देना ज़रूरी हो गया है आजकल, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है किसी भी बच्चे की सुरक्षा के लिए, मतलब उससे डिजीज़ ना हो, इस वजह से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रखे जाते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम हो गया है। एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैव बीन इंट्रोड्यूस। तो मतलब कॉन्ट्रासेप्शंस के बहुत ही अलग अलग एडवांस चीज़ें आने लग गई है आजकल, जिससे कि इंट्रोड्यूस की गई है, जिससे कि हेल्दी होगी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी, ठीक है। अ डिक्रीज इन रेट ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। अब ये इसका मतलब क्या है, जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो बहुत ही कम रेट में आजकल हो रही है, क्योंकि जो और अनवांटेड प्रेगनेंसी भी बहुत ही कम देखने को मिल रही है, क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ आजकल लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए जाए so that our population will be in control, ओके। सो ये सारी जो चीज़ें थी वो लास्ट 50 years में देखी गई हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ।
सो दिस इज़ द फिफ्थ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द सजेस्टेड रीजंस फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब ऐसे कौन कौन से कारण है जिससे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी कंट्री की। सो द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ रैपिड प्लेस एंड फॉलोइंग आर द मेजर रीजंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये जो रीजंस है इनकी वजह से रैपिडली इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको दूसरे चैप्टर्स के भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर ये आई बटन में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ऐसे कौन कौन से रीजंस है जिससे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। सो इसके 3 रीजंस है। फर्स्ट क्या है, सिंस देयर हैज़ बिन an improvement in medical facilities and supply of food, better medical facilities ensuring food supply and medical assistance during emergency times have reduced the mortality rate। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होने के। एक तो जो इम्प्रूवमेंट है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया है, और जो फूड और जो बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है आजकल, और इंश्योरिंग फूड सप्लाई एंड मेडिकल असिस्टेंस, मतलब मेडिकल असिस्टेंस बहुत ही आसानी से हमें इमरजेंसी के टाइम पे आजकल मिल जाता है। ठीक है, हमें मतलब डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं हॉस्पिटल्स में रेगुलर। ठीक है, तो जिससे कि जो मॉर्टेलिटी रेट है यानी कि जो डेथ रेट है वो कम हो गया है। तो डेथ रेट अगर कम होगी तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। ठीक है, सेकंड क्या है, अवेयरनेस अबाउट वेल बीइंग एंड हाइजीन हैज़ लीड टू एन इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड डिक्रीज इन द डेथ रेट। अब जो अवेयरनेस है, मतलब अवेयरनेस किस का, वेल बीइंग और हाइजीन के बारे में अवेयरनेस आजकल लोगों में आ गई है, जिससे कि जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है और डेथ रेट मतलब डेथ बहुत ही कम हो रही है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। थर्ड क्या है, थर्ड वेरियस मेजर्स दैट हैव बीन adapted such as disease control measure taken to create awareness have decrease the mortality rate and have ensured the increased natality rate। ठीक है, तो ये जो मेजर्स जो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं वो क्या है उन्होंने क्या किया है, जो डेथ रेट है उसको डिक्रीज कर दिया है, और नेटेलिटी रेट मतलब बर्थ रेट जो है ना उसको इंक्रीज कर दिया है, जिसके कारण कि बर्थ बहुत हो रहे हैं, जिससे कि एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जस्टिफाइड, गिव रीजन। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना सही है, और अगर हाँ तो उसका रीजन दीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर बेनिफिशियल फॉर द फॉलोइंग वेज। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स किस किस चीज़ के लिए बेनिफिट होते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इज मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसका मतलब क्या है, जो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं होती है, जो कि क्या करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हेल्प्स द कपल टू कीप द फैमिली साइज स्मॉल, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने से हमारी फैमिली की साइज जो है वो स्मॉल रहती है। ठीक है, जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है। ठीक है, जो कि बैरियर्स यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग सेक्स प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब थर्ड क्या है, intrauterine contraceptive devices help a couple in keeping their age gap between two children। मतलब जो intrauterine contraceptive devices है उसमें क्या होता है, जो कपल्स होते हैं वो अगर चाहते हैं कि उनके जो चिल्ड्रन है, 2 बच्चे हैं, उनके बीच में एक प्रॉपर एज गैप हो, तो इसीलिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड रिड्यूस अनवांटेड प्रेगनेंसी, जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती है, हैव एंड विच हेल्प्ड टू लेसन द बर्थ रेट, hereby regulating the process of population explosion। ठीक है, जिसके कारण कि ये इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ करते हैं कपल, जिससे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में कंट्रोल होता है। ठीक है, ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है। ठीक है, अब अगला हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, व्हाई? अब जो गोनाड्स यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका रिमूवल होना कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? Contraceptives is a method of avoiding fertilization for a certain period or to control number of progenies. It can be temporary और परमानेंट। अब जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है वो एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब जो मेल गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवम होता है, उनके बीच में जो फ्यूजन है उसको हम किसकी मदद से रोकते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के थ्रू रोकते हैं। ठीक है, फॉर अ सर्टेन पीरियड, तो ये हम कुछ समय के लिए रोकते हैं, या फिर टू कंट्रोल नंबर ऑफ प्रोजेनीज, जो नंबर ऑफ प्रोजेनीज यानी कि ऑफस्प्रिंग्स है उनको कंट्रोल में रखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो टेम्पररी भी हो सकता है, थोड़े समय के लिए भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब गोनाड्स क्या होते हैं? गोनाड्स आर रेफर्स टू ओवरीज इन फीमेल। ठीक है, गोनाड्स जो है मतलब फीमेल के केस में ओवरीज होती है और मेल के केस में टेस्टीज होती हैं। ठीक है, ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवम। जो ओवरीज होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे एब्डोमिनल कैविटीज़ में 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है, जो कि जिनका काम क्या होता है? ओवम को रिलीज करना। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करना, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब जो टेस्टीज होती है वो क्या होती है? मेल गैमेट होती है। ठीक है, जो मेल गैमेट जिसमें वो क्या रिलीज कर मतलब क्या फॉर्म करती है? काय का प्रोडक्शन करती है, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है और मेल हार्मोन प्रोडक्शन करती है, सिक्रीट करती है, जो कि टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, फीमेल केस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है और मेल हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, द रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। अब इस जो रिमूव कर देते हैं गोनाड्स को, मतलब ओवरीज और टेस्टिस को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसलिए नहीं कंसिडर की जाती है क्योंकि गोनाड्स आर because if the gonads are removed, the secretion of sex hormones from them will be affected, due to which the individual will lose fertility and it may also lead to certain disease condition. अब ये जो गोनाड्स हैं इनको रिमूव इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो गोनाड्स हैं इनका एक काम तो है ये जो गैमेट्स बनाना, ठीक है, और दूसरा काम क्या है? हार्मोन्स रिलीज करना। तो ये जो सेक्स हार्मोन्स है ना ये सिक्रेट नहीं होंगे ना, तो जिससे कि बहुत सारी डिजीज कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये इसे गोनाड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, इसलिए गोनाड्स को रिमूव नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी अवेलेबल है जिन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, एमनियोसेंटेसिस is for sex determination is banned in our country. Is this ban necessary? Comment. अब जो एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक होती है जिससे कि सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है वो हमारी कंट्री में बैन क्यों है और क्या ये बैन ज़रूरी था? कमेंट करना है इस पर। ठीक है, सो आंसर क्या होगा इसका? Amniocentesis is a technique in which the amniotic fluid of the developing fetus is taken and the cells of the fetus are analyzed. अब एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके यूट्रस के अंदर पाया जाता है, मतलब जो डेवलपिंग फीटस है उसके अंदर पाया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है? उसे इंजेक्शन के थ्रू निकाला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड को, और जो सेल्स होते हैं फीटस के उसे एनालाइज किया जाता है लेबोरेटरीज में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये जो मेथड है ये इसलिए बनाई गई थी कि अगर किस फीटस को कोई सी भी डिजीज़ है तो वो हमें पहले ही पता लग जाए, इसलिए इसको एनालिसिस किया जाता था। पर आजकल क्या हो रहा है कि इसे सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि जो फीटस है उसका सेक्स डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक से ये भी पता चल जाता है कि जो बेबी होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो पहले क्या होता था, जो कि अगर फीमेल होती थी तो फीमेल फर्टिलाइज कर देते, मतलब कि इससे क्या होता था कि फीमेल को मार दिया जाता था। पर आजकल ये टेक्निक को बैन कर दिया गया है ताकि फीमेल फर्टिलाइज कम हो जाए। ठीक है, सो यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस फॉर फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैन्ड टू कीप द चेक ऑन द फीमेल फर्टिलाइज। ठीक है,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो यूज़ है एमनियोसेंटेसिस का सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, इसे बैन किया गया है ताकि जो फीमेल फर्टिलिसाइड है वो ना हो पाए, which would happen after a fetal sex determination. अब डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द फीटस सच एज हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, डाउन सिंड्रोम इज डन यूजिंग दिस टेक्निक। तो इस टेक्निक का यूज़ इसीलिए किया जाता था ताकि हम फीटस के अंदर जो डिसीजेज हो जाती है जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, डाउन सिंड्रोम, इन सबको जानने के लिए कि इस फीटस में तो नहीं, ये डिजीज तो नहीं है, तो through the ban is not necessary, but steps have been taken in India to reduce the rate of female fertilicide. तो ये जो बैन है वो ज़रूरी तो नहीं है, बट इसमें जो स्टेप्स है गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना ज़रूरी है ताकि फीमेल फर्टिलिसाइड कम हो जाए, ठीक है, मतलब फीमेल डेथ रेशो कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है? सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रंस। अब ऐसे कौन कौन सी मेथड्स है जिससे कि इनफर्टाइल कपल्स भी चिल्ड्रंस हो सकते हैं, ठीक है। सो इनफर्टाइल कपल्स, इनफर्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ कपल टू प्रोड्यूस अ बेबी। मतलब इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनएबिलिटी मतलब कि जो कपल्स होते हैं वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसे हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। द टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ART कैन असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू बियर चिल्ड्रंस, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है, क्या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इसके थ्रू इनफर्टाइल कपल्स भी चिल्ड्रन, मतलब उनका भी चिल्ड्रंस हो सकते हैं, ठीक है। सम मेथड्स असिस्टिंग इनफर्टाइल कपल्स हैव चिल्ड्रंस आर एज फॉलोज। ऐसे कौन कौन से मेथड्स है, चलिए पढ़ते हैं। सो यहाँ पे 3 मेथड्स गिवन है। फर्स्ट इज IUTs, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। इन दिस मेथड द fertilized egg is allowed to grow up to 8th blastoma. It is then transferred to the fallopian tube of female for further development. अब इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग है, मतलब एग को बाहर फर्टिलाइज किया जाता है तो, और उसको 8th ब्लास्टोमा की स्टेज तक डेवलप होने देते हैं। फिर उसको जो फर्टिलाइज एग है उसको, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है, उससे हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, फेलोपियन ट्यूब है वो वुमेन की बॉडी में, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होता है उसका, और फिर आगे फर्दर ये जाके एक फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड मेथड क्या है? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, GIFT, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है? द अनफर्टिलाइज्ड oocyte एंड द स्पर्म आर कलेक्टेड एंड ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब of another female who is unable to produce egg but is able to offer suitable body for fertilization and development. The success rate of this procedure is around 30%. अब ये गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मेथड में क्या होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड oocyte होता है और स्पर्म होता है, उसमें क्या, वो उसे कलेक्ट किया जाता है और उससे फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है एक फीमेल की बॉडी में। ऐसी फीमेल जो कि एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, पर ऐसे मतलब वहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है यूट्रस के अंदर, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हो पाए बेबी का, ठीक है। तो ऐसी वुमेन में ये अनफर्टिलाइज्ड oocyte और स्पर्म को ट्रांसफ़र किया जाता है, और जिससे कि फर्टिलाइजेशन फिर वहाँ पे होगा फेलोपियन ट्यूब में, और फर्दर फीटस का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो सक्सेस रेट है इस प्रोसीजर का वो सिर्फ 30% ही है, ठीक है। अब फोर्थ मेथड क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है? दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट इन लेबोरेटरी में ये प्रोसेस की जाती है। डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम इज गिवन विच result in the infusion of nuclei and result in the formation of zygote. अब इसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म्स को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, फ्यूजन होगा दोनों न्यूक्लियाई का और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, ठीक है। तो इसमें हमने बाहर से इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को ट्रांसफर किया है, ठीक है, यूट्रस के अंदर, और जिससे कि मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम के अंदर, ठीक है। तो ये सारी मेथड्स थी जो कि
इनफर्टाइल कपल्स कर सकते हैं ताकि उन्हें भी चिल्ड्रंस हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. What are the measures one should have to take to prevent from contracting STDs? अब STDs से बचने के लिए कौन कौन से ऐसे measures है जो फॉलो करने चाहिए? So the following are the measures to be taken to avoid contraction of STDs. STDs मतलब sexually transmitted diseases. तो सबसे पहला मेथड क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन और ड्रग अब्यूजर मस्ट बी अवॉइडेड. जो ट्रांसफ्यूजन होता है इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में, तो वो अवॉइड किया जाना चाहिए. ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिरिंज वगैरह के थ्रू होता है तो प्रॉपर स्टेराइल सिरिंज यूज करनी चाहिए जब भी हम इंजेक्शन देते हैं तब, ठीक है. शेयरिंग सर्जिकल इक्विपमेंट्स एंड इंजेक्शन नीडल्स मस्ट बी टोटली अवॉइडेड. जैसा कि मैंने बताया, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि सर्जरी के दौरान यूज किए जाते हैं, और जो इंजेक्शंस की जो नीडल्स होती है वो टोटली स्टेराइल होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, विथ नो माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज प्रेजेंट, ठीक है. Having sexual activity with an unknown or multiple partner should be avoided. जो sexual activity है वो unknown और multiple partners के साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है. One should always use precautions, condoms during the intercourse and avoid oral sex, ठीक है. मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर्स का यूज करना चाहिए ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जैसे कि कॉन्डम्स एंड ओरल सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है. अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर मस्ट बी टेकन थ्रू मेडिकल असिस्टेंस फ्रॉम द प्रोफेशनल डॉक्टर इन केस ऑफ एनी डाउट. और अर्ली डिटेक्शन और क्योर मतलब हमें कोई सी भी डिजीज अगर हमें लग रही है कि हमारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अर्ली मतलब पहले ही प्रोफेशनल डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए अगर आपको कोई डाउट है और या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है उससे रिलेटेड, तो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट ट्रू एंड फॉल्स विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है. तो फर्स्ट क्या है? अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू. अबॉर्शन जो है ना वो स्पॉन्टेनियसली हो सकता है क्या? तो इसका आंसर क्या है? ट्रू. आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है. अब नेक्स्ट क्या? इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग्स एंड इज ऑलवेज ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज एंड डिफेक्ट्स इन द फीमेल पार्टनर, ठीक है. तो इनफर्टिलिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस, मतलब जैसा मैंने आपको भी बताया था, इनफर्टिलिटी जो इनएबिलिटी होती है कपल्स की कि वो प्रोड्यूस कर सके ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है. तो यहाँ पे आंसर ट्रू नहीं होगा, यहाँ पे आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि बिकॉज एबनॉर्मलिटीज और डिफेक्ट्स इन फीमेल. तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर फीमेल्स में डिसेबिलिटी या फिर एबनॉर्मलिटी है इसके कारण ही इनफर्टिलिटी हो, ऐसा मेल में भी हो सकता है. बोथ मेल एंड फीमेल कैन डिफेक्टेड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज C1. सी क्या बोल रहा है? Complete lactation would help as a natural method of contraception. Complete lactation मतलब जो lactating period होता है वो क्या एक इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. तो ये ट्रू है. मतलब जब भी कोई भी वुमेन जब लैक्टेटिंग पीरियड में होती है, मतलब लैक्टेशन करती है, जब अगर वो सेक्सुअल प्रैक्टिस करती भी है तो उससे मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है. ड्यू टू मतलब जो भी मदर का जो ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड होता है उसमें नहीं हो सकता कोई भी लेडी प्रेग्नेंट, ठीक है. तो ये एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है? क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट इज एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल. मतलब क्रिएटिंग अवेयरनेस मतलब सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनके वो अवेयरनेस, उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल. तो ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ अवेयरनेस होनी चाहिए, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स और सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए स्टूडेंट्स को भी, ठीक है. तो इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा. सो नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं करेक्ट द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना है, तो आप ये खुद ही पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में दे रखा है, ठीक है. ये मैंने आपको दे रखा है, ओके. तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और अगर आपको और भी दूसरे चैप्टर्स के वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. और कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.